नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारी आंखें हमारे मस्तिष्क का लेंस कैसे हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। जिस प्रकार कैमरे का लेंस जो कुछ देखता है ठीक वे ही दृश्य रील पर छप जाते हैं, उसी तरह हमारी आंखें जो कुछ भी देखती हैं वही दृश्य हमारे मस्तिष्क के रील पर छपते रहते हैं। और हमारे मस्तिष्क पर जो भी दृश्य छपते हैं वही एक प्रकार से हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं और हमारे विचार होते हैं। यह सच है कि मस्तिष्क की घटना एक आंतरिक घटना है, लेकिन यह भी इतना ही सच है कि आंतरिक घटना का एक बड़ा आधार बाहर की घटनाएं भी होती हैं। जिस प्रकार हमें किसी बक्से में अपना सामान रखने के लिए पहले बक्से को अंदर से साफ करना पड़ता है, साफ करने के बाद उसमें अपनी वस्तु एक व्यवस्था के तहत जमानी पड़ती हैं, ठीक इसी प्रकार हमें अपने मस्तिष्क के बारे में भी करना चाहिए। हमें अपने मस्तिष्क को साफ सुथरा रखना चाहिए, फिर उसमें अपनी पढ़ी गई बातों को व्यवस्थित रूप से जमाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और अपने दिमाग को एक प्रकार का डस्टबिन समझकर उसमें पड़ी हुई बातें यूं ही बेतरतीब तरीके से डालते चले जाएंगे, तो न केवल हमारा मस्तिष्क ही अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित हो जाएगा, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हम उसमें से अपनी ज़रूरत की बातें भी नहीं निकाल पाएंगे। हम अपने मस्तिष्क को कैसे पड़ी हुई बातों को व्यवस्थित तरीके से जमाएं? तो स्वाभाविक है कि इस कैनवास पर उभरने वाले चित्र ज़्यादा अच्छे, सही और सुंदर भी होंगे। हालांकि अपवाद के रूप में ऐसे भी लोग देखने और पढ़ने में आए हैं जो बहुत ही अव्यवस्थित जीवन जीते हैं। इनके अध्ययन कक्ष की व्यवस्था बहुत ही उल जुलूल होती है। इनके चारों ओर का वातावरण बहुत ही विचित्र, अप्राकृतिक, यहाँ तक कि अमानवीय भी होता है। और ऐसे लोगों ने अपने जीवन में अच्छी सफलताएं भी अर्जित की हैं। इसके आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वातावरण का हमारे अध्ययन की कला से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि यह किसी भी सिक्के का केवल एक ही पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि यदि इनका जीवन व्यवस्थित रहा होता और इनके आसपास का वातावरण अच्छा रहा होता, तो शायद इन्होंने जो सफलता पाई है उससे भी कई गुना अच्छी सफलताएं पा सकते थे। यदि हम इस निष्कर्ष पर पूरी तरह विश्वास नहीं भी करें, तो कम से कम इस बात पर तो कुछ विश्वास करें कि कैनवास जितना साफ सुथरा और अच्छा होगा, उस पर न केवल चित्र बनाना ही आसान होगा, बल्कि बनाए गए चित्र पर भी अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण होंगे। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे आसपास का वातावरण अधिक साफ सुथरा और सुरुचि संपन्न हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके अध्ययन कक्ष में कालीन बिछे हों, सोफे पड़े हुए हों, झालर लटक रहे हों और महंगे महंगे चित्र टंगे हुए हों। व्यवस्थित एवं सुरुचिता का कोई संबंध धन, ऐश्वर्य, विलासिता से नहीं होता। सबसे बड़ी व्यवस्था सुंदरता और सादगी की होती है। अपने अध्ययन कक्ष को साफ सुथरा रखने और अध्ययन कक्ष में रखे गए सामान की व्यवस्थित तरीके से बनाए रखने में कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है और मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि ये थोड़ी सी मेहनत की जानी चाहिए। सच मानिए तो कभी कभी मैं समझ नहीं पाती कि कोई भी विद्यार्थी इतने बेतरतीब ढंग से कैसे रह सकता है, जितने बेतरतीब ढंग से मैंने उन्हें रहते हुए देखा है। किताब और कॉपियाँ यहाँ वहाँ बिखरी, उल्टी सीधी पड़ी हैं, टेबल पर धूल जम रही है, कमरे में कागज के टुकड़े तितलियों की तरह उड़ रहे हैं। कूड़ेदान को ना जाने कितने दिनों से खाली होने का सौभाग्य ही नहीं मिला है। बेल्ट के बोझ से लदी फदी पैंट कहीं पड़ी हुई है, तो शर्ट बेचारे का कोई स्थान ही निश्चित नहीं है। लिखने के लिए जब पेन की ज़रूरत पड़ती है तो उसे ढूंढना पड़ता है। यानी कि कमरे में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से किसी का भी कोई स्थान निश्चित नहीं है और ना ही कोई व्यवस्था है। जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ ना होकर वह कहीं भी हो सकती है और इसी अव्यवस्था के बीच में बैठकर विद्यार्थी पढ़ रहा है। पान खाने के शौकीन विद्यार्थियों की कमरों की दीवारों पर तो अनगिनत मॉडर्न पेंटिंग तक देखने को मिल जाती है। आप नहीं जानते कि ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं।
आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये सारे बेतरतीब दृश्य आपके मस्तिष्क के पटल पर अंकित हो रहे हैं और इन्हीं बेतरतीब दृश्यों की पृष्ठभूमि में वे बिंब बन रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं। आप खुद सोचकर देखिए कि किसी कागज पर पहले से ही बने हुए चित्र के ऊपर यदि आप कोई दूसरा चित्र बनाएंगे तो यह दूसरा चित्र कैसे बनेगा। ना तो पहले वाला रह पाएगा और ना ही दूसरे वाला बन पाएगा। वातावरण का संबंध केवल कमरे के रख रखाव से ही नहीं है, बल्कि खुली हवा, प्रकाश, प्राकृतिक दृश्य एवं सुगंधपूर्ण स्थिति से भी है। कुल मिलाकर यह कि वह अवस्था जो हमारी आँखों को अच्छी लगती है और हमारे मन को प्रसन्न करती है, वह हमारे मस्तिष्क पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। शोध में पाया गया है कि यदि विद्यार्थी के अध्ययन कक्ष की दीवारें पीले रंग की हों तो वह मस्तिष्क के लिए अधिक ऊर्जादायी होती है। सूर्य का प्रकाश पीले रंग का होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम अपने चारों ओर की दीवारों पर इसी रंग को देखते हैं तो हमारा अवचेतन अप्रत्यक्ष रूप से उसे सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब मानकर उससे निरंतर ऊर्जा ग्रहण करता रहता है। ठीक इसी तरह नीला रंग शांत एवं उदात्त भाव को जागृत करता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जिस दिन आप हल्के नीले रंग की शर्ट पहनते हैं उस दिन आपका मन अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा शांत रहता है, जबकि आप लाल, पीले, काले, गुलाबी जैसे चटकीले रंग वाली शर्ट पहनने के बाद थोड़े अधिक उतावले और मनचले हो जाते हैं। ठीक उसी तरह सुगंध का संबंध न केवल हमारे मन से ही होता है बल्कि हमारी स्मृतियों से भी होता है। इस पर भी अनेक शोध हुए हैं और पाया गया है कि विशेष किस्म की सुगंध हमारी भावनाओं में जुआड़ ला सकती हैं। नवजात शिशु तो अपनी माँ के शरीर की गंध तक पहचान लेता है। यहाँ तक कि सुगंध का संबंध याददाश्त तक से जोड़कर देखा गया है। कोई कोई सुगंध ऐसी होती है जिसमें स्मृतियाँ ताजी हो जाती हैं। पाउडर की महक से लोगों के बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक सही अध्ययन के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास का वातावरण व्यवस्थित हो, सुरुचिपूर्ण हो, ऊर्जावान हो और हो सुगंध से परिपूर्ण। इससे आपके मस्तिष्क में न केवल एक अच्छा कैनवास ही बनता है बल्कि उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।